अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पावर टॉक में खुशामदीद। मैं हूं मेज़बान नबीला बंगश। नाजरीन, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बड़ा बयान साइफ़र केस को झूठा करार दे दिया। ऐसे में आलमी सतह पर क्या असरात मुरतब होते हैं, साइफ़र के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि मौजूदा क़यादत क्या पड़ोस ममालिक से अपने ताल्लुकात बेहतर करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। सर, सबसे पहले सवाल आपसे ये करूँगी कि जो बयान आया है अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर इल्ज़ाम भी आयद किया और साथ में जो है उन्होंने साइफ़र से इनकार भी कर दिया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुझे कत्ल की धमकियाँ दी। तो सर, सवाल ये है कि पाक अमेरिका के अब जो ताल्लुकात है वो किस तरह आप देखते हैं? और साइफ़र का अगर हम ज़िक्र करें तो आलमी सतह पर इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं या होंगे या होने जा रहे हैं? और मौजूदा हुकूमत की इसमें कारकर्दगी अमेरिका से ताल्लुकात में आप किस तरह देखते हैं? देखिए नबीला, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। आपके एक सवाल के अंदर कोई 4-5 सवालात हैं। पहला जी। ये कि पाक-अमेरिका ताल्लुकात को अगर हम एक जनरल स्टेटमेंट दें तो उसमें अप्स एंड डाउन आपको नज़र आते हैं। जिसे हम कहते हैं रोलर कोस्टर रिलेशनशिप। और दोनों ममालिक एक-दूसरे के करीब उस वक़्त आते हैं जब सिक्योरिटी इंटरेस्ट अमेरिका के इस खित्ते के अंदर दाँव पे लगे हुए होते हैं। और अमेरिका उस वक़्त अपने जो अलायंस है पाकिस्तान के साथ उसको रिवाइव करते नज़र आता है, चाहे 50 की दहाई में हो, 80 की दहाई में हो या फिर 9/11 के बाद आपको यही बात नज़र आती है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर जो फ्लक्चुएशन है, उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि आपके ताल्लुकात मईशत के ऊपर उसकी बुनियाद पर नहीं है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट यानी समाजियात की बुनियाद पे नज़र नहीं आते। सिर्फ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, और हुँ। वो भी जब इस खित्ते में अमेरिका के स्टेक पर आते हैं। पहली तो स्टेटमेंट हमें इस जनरल स्टेटमेंट से समझना चाहिए तो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात क्या है। तो लिहाज़ा इसको स्टेबल करने के लिए पाक-अमेरिका ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों के अंदर इस्तवार करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक जमहूरियत का ताल्लुक है पाकिस्तान में, तो अमेरिका हमेशा अपनी स्टेटमेंट के ज़रिए ये बताता रहा है कि उसके लिए पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है, वो अहम है, उसके अंदर वो इंटरेस्ट लेते हैं। चूँकि अमेरिका के जो फ़ॉरेन पॉलिसी के 3 ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स आपको नज़र आते हैं, सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, प्रमोशन ऑफ अमेरिकन आइडियल्स है, और अमेरिकन आइडियल्स के अंदर ह्यूमन राइट्स हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी है। और यही वो दावा करते थे जिस वक़्त अफ़गानिस्तान में आए, इराक के अंदर गए, लिबिया में गए, तो वो डेमोक्रेसी को ही आगे रखते थे अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए। लिहाज़ा जो हुँ। साइफ़र का इस हिसाब से ये अमेरिका के जो आइडियल इंटरेस्ट है उस पे सवाल उठाता है कि अगर अमेरिका एक जमहूरी हुकूमत को कवर्ड ऑपरेशन के ज़रिए से या साइफ़र के ज़रिए या कोई मैसेज देने के ज़रिए से डिरेल करता है, तो इसका मतलब अमेरिका अपना जो आइडियल इंटरेस्ट है उसको गज़न पहुँचा रहा है। यानी आप बज़ाहिर तो कह रहे हैं कि हम दुनिया में डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, लेकिन एक्चुअली आप उसको प्रमोट नहीं करते, आप उसको डिमोट करते हैं। अच्छा, माज़ी में इसकी हुँ। बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। जो हेनरी किसिंजर थे, अमेरिका के जो स्टेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी कई दफ़ा स्टेटमेंट्स हैं कि हमें दुनिया में वो जमहूरियतें नहीं चाहिए जो अमरीकी मफादात के खिलाफ हों। लिहाज़ा मुसद्दिक़ का हुँ। रेवोल्यूशन 53 जो उसकी हुकूमत थी उसको डीरेल करने में अमेरिकन सीआईए का हाथ था। इसी तरीके से मिडल ईस्ट के अंदर भी आपको इस तरह के बहुत सारे कवर्ड ऑपरेशंस नज़र आते हैं, साउथ अमेरिका में भी नज़र आता है, क्यूबा में भी बहुत सारे इस तरह के अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ ये भी करते रहें, दूसरी तरफ जॉर्ज सोरो के ज़रिए से जो उन्होंने यूक्रेन में किया, जो उस वक़्त की जो हुकूमत थी उसको डिरेल किया, एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाके, और उसके ज़रिए से उन्होंने एक नई हुकूमत जो यूक्रेन के अंदर इस वक़्त मौजूद है, उन्होंने इंस्टॉल करवाई। तो अमेरिकन्स अपने हुँ। मफादात ये काम करते रहे। अब सवाल है कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में माज़ी में आपको याद होगा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी इस तरह के इल्ज़ाम लगाते थे कि अमेरिकन्स उनको धमकियाँ देते। बड़ी मशहूर है हर जगह पे। ये ज़ुल्फ़िकार ने कहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट खत लिखा जिसके अंदर धमकी दी, और बाद में हेनरी जब यहाँ से फ्लाई करने लगे, उन्होंने कहा कि भुट्टो, तेज़ ट्रेन आ रही हो पटरी पे तो सीढ़ी के आगे से हट जाना चाहिए। तो हुँ। एक दूसरे
अल्फाजों में उन्होंने धमकी दी कि हम आपको इबरत का निशान बनाएँगे। तो इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। बहरहाल अया होने के बाद पीटीआई ने इसको इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पाक-अमेरिका ताल्लुकात एक शर्त मेरी आपकी तरफ है, जिसको पीडीएम की हुकूमत ने की और अब भी मैं समझता हूँ कि पाक-अमेरिका ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत काबिज़ें डालेगी। लेकिन देखिए साइफ़र की वजह से क्या पाक-अमेरिका ताल्लुकात लोग समझता नहीं देखता, क्योंकि अमरीकी मफ़ादात भी हैं इस खित्ते में और पाकिस्तान के मफ़ादात भी अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऐड या फिर आपने पॉलिटिकल सपोर्ट लेनी हो मुख्तलिफ हदूद पे स्पेशली कश्मीर, या आपने अपनी टेंशन को कम करवाना होता, तो उसमें अमेरिकन किरदार आपको नज़र आता है। इसी तरह से हैकर्स भी बड़े सेंसिटिव नज़र आते हैं, लिहाज़ा पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते। अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है इस खित्ते से, वो इरोड हो जाएगा जिस तरह मिडल ईस्ट से इरोड होते हुए नज़र आ रहा है। सर इसी के साथ मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो अभी आपने अमेरिका की ये बात की, तो डोनाल्ड ने साथ में ये भी कहा है कि जो पाक ईरान का जो मुआहदा है गैस का, इस पर भी वो असरअंदाज के लिए यानी उसको रोकने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात हमारे इस तरह रहें, तो क्या अमेरिका हमसे ये भी चाहता है कि हम ईरान से जो गैस का मुआहदा है वो ना करें? जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें अमेरिका अपने जो मुखालफिन हैं, उनको मुख्तलिफ अंदाज से वीक करना चाहता है और समटाइम्स आपको मिलिट्री पावर का इस्तेमाल नज़र आता है, समटाइम्स आपको इकोनॉमिक सैंक्शंस नज़र आते हैं और समटाइम्स उन ममालिक को आइसोलेट करने की डिप्लोमेटिकली काविश नज़र आती है। ईरान के हुँ। केस में चूँकि ईरान रेवोल्यूशन आया 1979 फ़रवरी के अंदर, ईरान अमेरिका के कैंप में था, अमेरिका का पुलिसमैन था पर्शियन गल्फ के अंदर। ट्विन पिलर स्ट्रैटेजी थी, एक तरफ सऊदी अरब और दूसरी तरफ ईरान और ये मिडल ईस्टर्न अफेयर्स में अमेरिकन मफादात का ख़्याल रखते थे। ईरानी रेवोल्यूशन के बाद अमेरिकन ऑर्बिट से ईरान निकल गया और ईरान ने सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी अडॉप्ट की और ईरान वो जो कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट या स्ट्रक्चर था इंपीरियलिज्म का, उससे उसने निकलने की कोशिश की। तब से अमेरिका ईरान को कंटेन करने की काविश करता रहा। उस हवाले से उसको डर था कि ईरानी जो फ़लसफ़ा है या नज़रिया है, इराक में, पाकिस्तान में, तुर्की में वो ट्रैवल करेगा। लिहाज़ा उसने ईरान-इराक जंग छिड़वा के ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश की, फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए कि कोई भी ईरान के साथ तजारत नहीं करे। अब पाकिस्तान-ईरान का हुँ। मामला ज़रा मुख्तलिफ है। एक तो हमारे मशरिकी सरहदों पे आपको पता है कई गुना बड़ा दुश्मन बैठा है और उससे हमेशा हमें सिक्योरिटी का डर रहता है, तो बाकी जो हमारे दूसरे नेबर्स हैं, उससे हमें अपने ताल्लुकात को इस्तवार रखना है, चाहे वो चीन है, चाहे ईरान है, चाहे अफ़गानिस्तान है। हम टू हुँ। फ्रंट वॉर कोई भी दुनिया में नहीं लड़ सकता। लिहाज़ा ईरान जो कि पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया और हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा भी हुआ 1970s में, जिस वक़्त सरदार दाऊद ने ड्यूरेंट लाइन का इश्यू उठाया, तो शाह ऑफ ईरान ने ब्लैंक चेक दिया अफ़गानिस्तान में उन एलिमेंट्स को जो सरदार दाऊद को क्लिप करें ताकि पाकिस्तान को तंग न करें। ईरानी सिक्योरिटी और हुँ। पाकिस्तानी सिक्योरिटी आपस में जुड़ी हुई है और आपको पता है कि अगर ईरान को गज़ब पहुँचता है, तो उसका असर पाकिस्तान पे भी होगा और अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कुछ होता है, तो ईरान के ऊपर भी होता है। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। यही वजह है कि जो हुँ। पिछला क्राइसिस आया, उसमें हमने फ़ौरन उसे मेंड करने की कोशिश। अब यहाँ पे अमेरिका का मसला ये है कि वो कहता है कि ईरान चूँकि उसके ऑर्बिट में नहीं है, उसकी बात तस्लीम नहीं करता, ईरान की प्रॉक्सीज़ अमेरिकन मफादात के खिलाफ मिडल ईस्ट में काम कर रही हैं, लिहाज़ा ईरान के पे जो सैंक्शंस हैं, वो इफ़ेक्टिव रहें। लेकिन सवाल ये पैदा हुँ। होता है कि ईरान के सैंक्शन किस तरह इफ़ेक्टिव होंगे जब अमेरिका के साथी इंडिया तजारत कर रहा है अपनी ही करेंसी में, जब चाइना जो कि एक और कॉम्पिटिटर और राइजिंग पावर इंटरनेशनल सिस्टम में वो ईरान के साथ तजारत कर रहा है। जब अमेरिका हुँ। का एक और इत्तेहादी मुल्क में सऊदी अरब ने अपने मामलात ईरान के साथ सीधे कर लिए हैं और दूसरे ममालिक यूएई ने भी सीधे कर लिए हैं, तो ले देकर पाकिस्तान जो इस वक़्त इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस हुँ। इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए एक ही रास्ता है कनेक्टिविटी एंड ट्रेड और फिर हमें सस्ती हुँ। एनर्जी चाहिए। क्या इन हालात में
अमेरिका क्या उसका अल्टरनेटिव हमें देगा? या ईरान के गैस पाइपलाइन को हम अगर अमल दरामद नहीं करते तो मुआहदे के मुताबिक जो हमने $16 बिलियन या $20 बिलियन पे करने के अमेरिका वो हमें देगा? क्या पाकिस्तान की जो एनर्जी की सस्ती एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं वो फुलफिल करेगा? क्या अमेरिका इस वक़्त पाकिस्तान पे $210 बिलियन का जो डेट है उसको रिटायर करवाने में कोई हमारी मदद करेगा? जब ये नहीं करेगा तो एक तरफ आप एक इत्तेहादियों को, इंडिया को आपने खुली आज़ादी दी है कि रशिया से भी ऑयल इंपोर्ट करो, उसके बाद वो वेस्ट हुँ, में तब्दील करके अपने लेबल लगा के बेचें। ईरान से भी आप सस्ती एनर्जी लो, चाबहार के ज़रिए से वो दुनिया के साथ कनेक्ट भी हो जाओ, लेकिन पाकिस्तान न करे, इंडिया करे, चाइना करे, सऊदी अरब करे, लेकिन पाकिस्तान न करे। तो मेरा ख़्याल है ये अगर इसको रियल पॉलिटिक्स के तनाज़ुर में देखें तो उसमें ये पाकिस्तान को सूट नहीं करता और वैसे भी ममालिक के दरमियान में जो ताल्लुकात है ना जनाब, वो मफादात की बुनियाद पे होते हैं और अमेरिका का इस वक़्त जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में नहीं है। अमेरिका देख रहा है ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी डायलेमा को जो यूक्रेन और गज़ा-इज़राइल वॉर की वजह से है या फिर वो ट्रांस पैसिफिक के अंदर जो फँसा हुआ है साउथ चाइना वाटर और ताइवान की वजह से, इसलिए इंडिया इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान इम्पोर्टेंट नहीं है। ईरान को इसलिए गज़ल पहुँचाना चाहता है, कंटेन करना चाहता है ताकि वो गज़ा-इज़राइल वॉर में जो उसकी प्रॉक्सीज़ लड़ रही हैं, स्पेशली यमनी जो रेड सी के अंदर कर रहे हैं, उसको रोके, प्रेशर एक बिल्डअप हो। लेकिन हमारे मफ़ाद में इस वक़्त नहीं है, हमारा खाता मिडल ईस्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है। हम कहते हैं कि कम से कम पाकिस्तान और ईरान की जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं, वो आगे बढ़ें। अनऑफ़िशियल और हमारी सर ट्रेड एक जी। खुद भी इतने अंदरूनी मसाइल का शिकार है, यहाँ अवाम को रिलीफ़ चाहिए। इसी के साथ इसी जवाब के अंदर आप जो बात कर रहे थे, मेरा सवाल आपसे है कि मौजूदा गवर्नमेंट फिर ऐसे हालात में क्या करे? सियासी कशीदगी भी है, माशी लिहाज से भी हम कमज़ोर हो चुके हैं, तो ऐसे में मौजूदा क़यादत को किस तरफ जाना चाहिए आपके ख़्याल में? पहली बात ये कि हमें ये समझना होगा कि दुनिया के बैनुल-अक़वामी निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली वक़ू पज़ीर हुई है और वो है मल्टीपोलैरिटी जिसको ऑक्टागोनल मल्टीपोलर हुँ, वर्ल्ड कहा जाता है। ऑक्टागोनल मल्टीपोलर हुँ, वर्ल्ड से ये है कि सिर्फ़ रियासतें बैनुल-अक़वामी सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, रीजनल ऑर्गनाइज़ेशन है, रिलीजियस ऑर्गनाइज़ेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ट्रेड ग्रुप हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, सारे उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसके कई कोने हैं इस हुँ, सियासत के और उस सियासत में मगरिब और अमेरिका तन्हा पावर नहीं रहा, जिस तरह से 9/11 से पहले यूनिपोलर वर्ल्ड थी जिसमें अमेरिका की सिर्फ से चलती थी। अब जो स्ट्रक्चर है पावर स्ट्रक्चर उसमें दूसरे सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज कर गए हैं, चाइना है, रशिया है, इंडिया को भी आप शामिल कर लीजिए, टर्की है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है। लिहाज़ा पाकिस्तान को पहली बात सारे अंडे अमेरिका की बास्केट में नहीं डालने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा ताल्लुकात खत्म करें, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अहम है पाकिस्तान के। पाकिस्तान की मिलिट्री मॉडर्नाइज़ेशन, इकोनॉमिक मॉडर्नाइज़ेशन, डेवलपमेंट में अमेरिका का रोल बड़ा अहम है, वेस्ट का रोल बड़ा अहम है। लेकिन सारे अंडे उनकी बास्केट में डालने की ज़रूरत नहीं है। हमें कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, ट्रेड की ज़रूरत है, वो सीपैक को कामयाब बनाना होगा। लिहाज़ा रशिया है, चाइना है, इवन इंडिया है, मैं इंडिया के साथ भी कहता हूँ ताल्लुकात को इस्तवार करें, क्योंकि ताल्लुकात के अंदर हुँ। कंपार्टमेंट्स होते हैं, कंपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट है, तो बाकी कंपार्टमेंट में नॉर्मलाइज़ करें, जिस तरह अमेरिका, चाइना की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लेकिन $670 बिलियन की ट्रेड भी चल रही है। यहाँ पर एक और अहम सवाल ये है कि अभी जो आप बात कर रहे हैं कि तमाम ममालिक के साथ बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का जो अफ़गान अफ़गान सरहद पर जो हमला था, इंसानी दहशतगर्दी के हवाले से जो कार्रवाई की गई पाकिस्तान की जानिब से, इस पर अफ़गान तालिबान ने ये बयान दिया है कि हमने तो सुपर पावर को शिकस्त दी है और अगर हम कार्रवाई करेंगे तो पाकिस्तान को इसके नताइज भयानक होंगे और पाकिस्तान को हालात जो है वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में हमले करना फिर मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए आप कह रहे हैं बैलेंस होना, तो एक ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन की तरफ नहीं जा रही बात? देखिए नबीला पहली बात ये है कि तालिबान का जो बयान है, वो इंतहाई बेवकूफ़ाना किस्म का बयान है। चूँकि पाकिस्तान के अच्छा, बगैर केवल मुश्किल है और पाकिस्तान इतना अफ़गानिस्तान पर डिपेंडेंट नहीं है, जितना अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान उन्होंने ये भी कहा है कि तालिबान जंग के लिए तैयार है, वो भी पाकिस्तान से। जंग नहीं कर सकते। हमारी फायर पावर, हमारी एयर पावर उनसे कई गुना ज़्यादा है। जब हम इंडिया को बालाकोट का जवाब दे सकते हैं और दाँत खट्टे कर सकते हैं, तो अफ़गानिस्तान तो उस हवाले से कुछ नहीं है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, देखें अफ़गानिस्तान इस वक़्त खंडर बना हुआ है। कोई तरक्की याफ़्ता मुल्क हुँ, तो नहीं है। क्या आपने फ़तह हासिल की? पहली बात। दूसरी बात
अमेरिका के यहाँ पे ट्रांजिटरी मफादात थे, मुस्तकिलन मफादात नहीं है, टेम्पररी मफादात थे और वो कुछ अरसे के लिए आया, इसलिए उसे वापस जाना था, वो चला गया। तीसरी बात, अमेरिका की पॉलिसी में कॉन्फ्लिक्ट था, एक दफ़ा कहते थे हमने डिप्लोमेसी करनी है, बातचीत करनी है तालिबान से, दूसरी दफ़ा कहते थे नेशन बिल्डिंग करनी है, तीसरी दफ़ा कहते थे जंग लड़नी है। तो कंट्राडिक्शंस थी हुँ, उनकी पॉलिसी। चौथी बात ये कि पाकिस्तान की मदद के बगैर आज तालिबान जो पावर में है, ये पावर में नहीं रहते, ये गलतफ़हमी दूर होनी चाहिए। पाँचवीं बात ये है हुँ, कि तालिबान को हम अच्छी तरह से समझते हैं, उनकी कमज़ोरियों का भी पता है, उनके स्ट्रेंथ्स का भी पता है। हमारे हाथ के पले हुए बच्चे हैं, हमारी बिल्ली हम पे ही मियाऊँ। लिहाज़ा ये बात उनको नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर इस तरह की बात होगी, जो 4 मिलियन अफ़गानी पाकिस्तान में रहते हैं, जिनका इनख़ला हमने 5 लाख पहले किया है, 5 लाख ईद के बाद करेंगे, क्या इसको हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को? उसके बाद चाबहार से आप ट्रेड करना चाहते हैं, वो उसमें अभी टाइम लगेगा एंड इट इज़ अ कॉस्टली प्रोजेक्ट और चाबहार से इंडिया को फ़ारिग कर दिया गया है, चाइना ने ईरान से फ़ारिग करवा दिया है। आखिरी बात मैं ये हुँ, कहूँगा कि तालिबान की कमज़ोरी ये है कि जो तालिबान का निचला कैडर है, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। एंटायर पाकिस्तान हुँ, फीलिंग्स हैं कि 20 साल अमेरिका की मौजूदगी में जो इंडियंस ने उनके ज़हनों में डाला, करज़ई की हुकूमत, वो दूसरे जो थे, उनकी हुकूमतों में एंटायर पाकिस्तान फीलिंग्स बढ़ी हैं। हमने वहाँ पे रोड्स बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, लेकिन हम उसे प्रोजेक्ट नहीं कर सके, उस पे नैरेटिव मेकिंग नहीं कर सके, ये हमारी गलती है। लेकिन बिल्कुल। अफ़गानिस्तान के लोग इसको समझते हैं। फिर तारीखी तौर पे, सकाफ़ती तौर पे, माशी तौर पे, सियासी तौर पे हम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। पाकिस्तान के मफ़ाद में है कि अफ़गानिस्तान से नॉर्मल ताल्लुकात हों ताकि इंडिया को स्पेस ना मिले, सिक्योरिटी डायलेमा ना नॉर्मल क्रिएट। ताल्लुकात कैसे कायम किए जाए? दोनों तरफ से अगर जंग की बात हो रही है, जैसे इस हमले के बाद तालिबान का ये बयान सामने आना तो मतलब इस जो अभी हालात कशीदा है, इसको बेहतर कैसे किया जाए? हालात कशीदा जी, इसके मैं तो पाकिस्तान की हुकूमत को टू प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी की हमेशा बात करता हूँ कि एक तो आपने डिटरेंस को कायम रखना है। टीटीपी के एलिमेंट जहाँ जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। ये हुँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पीस वाशिंगटन डीसी कह रहा है, उसकी रिसर्च है, जनवरी 2023 में पब्लिश हुई है। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था हुँ, पाकिस्तान ये बढ़ेंगे, तालिबान की उनको सपोर्ट हासिल है, वो नज़र आ रही है। तालिबान की सपोर्ट इसलिए हाज़िर है कि वो डरे हुए हैं कि दाइश उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी तो यही हमें साथ देंगे। अमेरिका और फॉरेन ट्रूप्स अगर आएँगे दोबारा तो यही हमारे साथ देंगे, माज़ी में भी इन्होंने साथ दिया। और तीसरी हुँ, कमज़ोरी ये है कि कैडर तालिबान का जिस तरह मैंने कहा उनके कंट्रोल में नहीं है, उनकी एफ़िलिएशन उनके साथ है, साथ मिलके लड़ते रहे हैं, रिश्तेदारियाँ हैं वग़ैरह-वग़ैरह। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान अपनी सरज़मीन पे सिक्योरिटी को अगर गज़न हुँ, पहुँचेगा तो टॉलरेट नहीं करेगा। हमारी पॉलिसी में पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। अब जो भी हमला करेगा हम उसका जवाब ज़रूर देंगे और ये डिटरेंस ज़रूरी है। क्योंकि रियासत के बनने का जो एक मकसद होता है, रियासत में सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है रियलिस्ट पैराडाइम के मुताबिक। अगर उसके हुँ। अपने सिक्योरिटी अदारे उससे उनको उनकी सिक्योरिटी को गज़न पहुँच रहा है, तो फिर वो दूसरों की कैसे हिफाज़त करेंगे? तो लिहाज़ा जवाब देना ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ-साथ दूसरी जो है मेरी स्ट्रैटेजी मैं जो सजेस्ट करता हूँ कि डिप्लोमेसी, बातचीत चलती रहनी चाहिए। बातचीत के ज़रिए से मसले को हल करें। चाहे सरकारी लेवल पे या नीम सरकारी लेवल पे या बगैर सरकारी अफ़राद जो हैं, जो हमारे रिलीजियस यहाँ जो रहनुमा हैं, वो विज़िट पे कर सकते हैं, कल्चरल ग्रुप्स जा सकते हैं, जिसमें अचकज़ई साहब को इस्तेमाल कर सकते हैं, मौलाना फज़लुर रहमान को इस्तेमाल कर सकते हैं। अखोड़ा अटक के मदरसे के जो लीडर्स हैं इस वक़्त समीउल हक साहब के बाद, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बातचीत के ज़रिए से मामले को हल किया जाए। क्योंकि अफ़गानिस्तान के हक में भी बेहतर नहीं है, हमारे हक में भी बेहतर नहीं है और अगर हम अपना ट्रेड बिल्कुल अफ़गानिस्तान से बंद करते हैं, तो आखिरकार मुतासिर अफ़गानिस्तान होगा, पाकिस्तान इतना नहीं होगा। सर इसी के हवाले से जो ईरान जो गैस मुआहदे की बात हमने की, तो ऐसे में ईरान ने भी पाकिस्तान की हुदूद में हमला किया है और बहुत से जो पाकिस्तानी मज़दूर हैं वो ईरान में काम करते हैं और कुछ मज़दूरों का कत्लेआम भी हुआ ईरान में। तो ऐसे में आप पाक-ईरान के ताल्लुकात को आने वाले वक़्त में किस तरह देखते हैं? और हुकूमत जो मौजूदा क़यादत है इस वक़्त इनके लिए काफ़ी चैलेंज है कि वो इन ताल्लुकात के दरमियान बैलेंस किस तरह कायम कर सकें? देखिए, ईरान से हमारे ताल्लुकात फ़ौरन मेंड हो गए थे। ईरान ने अपनी गलती को रियलाइज़ किया और यहाँ पे जो उनकी एम्बेसी है, वो अपने हर मैसेजेस के अंदर पाकिस्तानी आम अवाम से, हुकूमती अरकान से मिल रही है और पॉलिटिक्स के लेवल पे भी, सोसाइटी के लेवल पे भी, इकोनॉमिक
कि माशी सतह के ऊपर भी, और रिलीजियस जो आपकी टूरिज्म है वो भी जारी और सारी है। तो लिहाजा ईरान के साथ तो आपके ताल्लुकात मेंड हो चुके हैं। लेकिन इसमें जो बड़ा हुँ, इम्पोर्टेंट है कि जब भी इंडियन डिप्लोमेट कहीं फ्लू करते हैं तो वहां से पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश, एक शरारत नजर आती है। इंडियन डिप्लोमेट्स ने फ्लू किया ईरान, उसके बाद ईरान से जो कुछ मिसाइल का अटैक हुआ जिसमें खवातीन और बच्चे उनकी शहादतें हो गई। इसी तरह हुँ, जो उनके सिंह साहब हैं वो अभी तशरीफ ले गए थे अफगानिस्तान, और फिर अफगानिस्तान से हमने देखा कि जो कुछ कार्रवाई हुई टीटीपी की। इस वक्त कहा यह जा रहा है जो पाकिस्तान में खुसूसी एलची हैं अफगानिस्तान के एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, वो कह रहे हैं कि हुँ, इंडियंस ने टीटीपी को पैसा भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं, और हॉस्टाइल अच्छा। दूसरी एजेंसी जैसे अमेरिकन हथियार भी इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर। कहाँ से आया हुँ, हथियार? क्या अमेरिका से छोड़ा? क्या काबुल की हुकूमत नाकाम हुई उन हथियारों को संभालने में? कहाँ से स्लिप हो रहा है वो हथियार? नाइट विजन एंड मॉडर्न वेपनरी पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तानी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से अगर आप देखें तो ईरान के साथ आपके ताल्लुकात मेंड हो चुके हैं। असल शरारती जो एलिमेंट है वो इंडिया है, और इसमें फेटफ की भी रिपोर्ट है। फेटफ ने भी ये बात कही कि इंडिया टेरर फाइनेंसिंग के अंदर मुलविस है, और दुनिया में इलीगल हुँ। वेपन की में सबसे बड़ा किरदार इस वक्त इंडिया का है। ये फेटफ कह रहा है, पाकिस्तान नहीं कह रहा। तो लिहाजा अगर ये बंद हो जाएगी तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे, और तालिबान ने ये मैसेज कन्वे किया है पाकिस्तान को तो यहाँ पे कि मेरा सवाल आपसे पाक-भारत के ताल्लुकात के हवाले से भी है। हर बार एक जब जुमला भी जो वाक़यात पेश आते हैं, वो पाक-भारत ताल्लुकात की वजह से ही ज़्यादा हालात कशीदगी की तरफ जाते हैं। ऐसे में भारत के साथ हम अपने ताल्लुकात को किस तरह बेहतर कर सकते हैं या भारत इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है? देखें, ये इस पे आता हूँ, सिर्फ एक जुमला मैंने कहना था। वो जुमला ये कहना था हुँ, कि तालिबान ने ये मैसेज कन्वे किया है कि इस गर्मियों तक हम डिसआर्म कर देंगे टीटीपी के अरकान, और मेरा ख्याल है डिसआर्म करने के साथ अगर उनकी जगह भी तब्दील कर देते हैं, नॉर्थ अफ़गानिस्तान में ले जाते हैं, तो इससे काफ़ी हद तक मसाइल हल हो जाएँगे। आ जाते हैं इंडिया के हुँ, साथ। देखें, इंडिया में जो बीजेपी की हुकूमत है, उनका जो नज़रिया है हिंदुत्व का, जिसको लेटेस्ट फॉर्म में मैं मुद्दतवा कहता हूँ, उससे पूरी दुनिया इस वक़्त बेज़ार है। जिस तरह से हुँ, ग्लोबल डेथ्स आपने देखा, हरदीप सिंह का कत्ल हुआ कनाडा में। उसके बाद आपने देखा पुन्नु के पीछे साजिश की गई अमेरिकन शहरी के, वो जो फिर अमेरिकन्स ने उसको एक्सपोज़ किया, उनकी जुडिशरी ने स्पेशली, और पॉलिटिकली उनको मैसेज कन्वे होता रहा। यूके में 2 अफराद हुँ, का कत्ल हुआ, उनके हाथ मुलव्विस हैं। कतर के अंदर जासूसी के इल्ज़ाम में इनके नेवल ऑफिसर पकड़े गए। पाकिस्तान में 1 दर्जन से ज़्यादा कश्मीरी और पाकिस्तानी शहरियों की टारगेट किलिंग हुई है, इंडियन ग्लोबल डेथ स्क्वाड ने किया है। तो एक तो नज़रिया हुँ, रुकावट पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात के अंदर। दूसरा, हुँ, इसी नज़रिए ने ब्रेन वॉश किया है नॉर्थ इंडियन और सेंट्रल इंडिया के नौजवानों का। वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे। तीसरा, इसमें वेस्ट का भी किरदार है कि जब आप अपने एक इत्तेहादी को इतना अपीज़ कर रहे हैं कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, वो रिलीजियस इंटॉलरेंस का मुज़ाहिरा कर रहा है, चाहे वो दलित्स के खिलाफ है, सिख्स के खिलाफ है, क्रिश्चियंस के खिलाफ है, मुस्लिम्स के खिलाफ है, हुँ, और फिर जो कुछ उधर मिज़ोरम और नागालैंड और आसाम के अंदर हो रहा है, वो हमारे सामने, कश्मीर में तो ख़ैर ज़ुल्म की इंतहा है। तो इस हवाले से वो खामोश बैठे हैं, और फिर वेस्ट से और इंडिया से नैरेटिव आता है कि पाकिस्तान जब भी बात करता है कि हम आएँ, हम बातचीत करते हैं, मसले को पीसफुली रिज़ॉल्व करते हैं, तो वो आगे से कहते हैं कि इसके बदले आप हमें क्या देंगे? भाई, जब आप बातचीत करें तो अमन अगर दोनों तरफ से होगा तो खित्ते में कितनी गुर्बत है, नाख़्वानदगी है, क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल मसाइल हैं, दोनों उससे उस हुँ, भुगत रहे हैं, दोनों बड़े सीरियसली इफ़ेक्ट हुए हैं। पूरा पंजाब एंड नॉर्थ इंडिया उससे इफ़ेक्ट हुआ है। हमारा सिंध और हुँ, पंजाब उससे इफ़ेक्ट, बलूचिस्तान इफ़ेक्ट हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त ज़रूरत इस अम्र की है कि ये एशियन सेंचुरी उस वक़्त तक कामयाब नहीं होगी, जब तक आप हुँ, अपने मसाइल को हल नहीं करेंगे। लेकिन चलें, मसला हल अभी नहीं होता, लेकिन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, रिलीजियस टूरिज़्म, ट्रेड तो जारी कीजिए। आप फंक्शनल बिल्कुल। अप्रोच नियो फंक्शनलिज़्म पे जाइए, और फिर आपका मसला हल होगा। जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया ने बॉर्डर इश्यूज़ अपने आसियान के प्लेटफ़ॉर्म पे आगे जाके हल किए। यूरोपियन यूनियन में हुँ, फ्रांस और जर्मनी ने अल्सेस एंड लोरेन का मसला हल किया। शत्तुल अरब का मसला भी तो है ना ईरान और इराक के दरमियान में, लेकिन वो लड़ाइयाँ तो नहीं कर रहे इस वक़्त। तो मैं समझता हुँ। हूँ कि ये हमें सीखना होगा, आगे चलना होगा। अगर इंडिया और चाइना आपस में ट्रेड कर सकते हैं, तो पाकिस्तान इंडिया भी कर सकते
कर सकते हैं। बिल्कुल डायलॉग की तरफ जाना होगा। सर यहाँ पर फ़लस्तीन के हवाले से बात करेंगे। मौजूदा हुकूमत जो फ़लस्तीन के मसले पर अपना किरदार किस तरह अदा कर सकती है? देखिए, पाकिस्तान का स्टांस पहले दिन से बड़ा क्लियर है। हुँ, पाकिस्तान की जो रेज़ोल्यूशन है 1961, उसके मुताबिक वो चाहते हैं कि 2 स्टेट का सॉल्यूशन हो, 2 रियासती हल हुँ, हो और फ़लस्तीनियों को जब तक हक नहीं मिलेगा और ईस्ट जेरूशलम जिसमें बैतुल मुक़द्दस है, उनका दारुल ख़िलाफ़ा करार नहीं दिया जाएगा, जब तक जो है ये मसला हल नहीं होगा। और ये बात अमेरिका की ऑफ़िशियल उसकी स्टेटमेंट और तकरीबन सारी मुस्लिम वर्ल्ड की स्टेटमेंट है। हुँ, एक्सेप्ट अब अमेरिकन लोगों के जो वहाँ पे सर्वे हुआ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है, जिसमें 91 या 2% अमेरिकन नौजवान कहते हैं कि इज़राइल को ख़त्म करके हमास के हवाले कर दिया जाए, यही उसका हल है। अब अमेरिकन्स इस तरह सोच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुँ, जो सॉल्यूशन है, वो ये है कि फ़लस्तीनियों का जो जेनोसाइड हो रहा है, उसको रुकवाया जाए। ये काम है यूनाइटेड नेशन का, आईसीजे का, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का। उनको इमदादी तरसील दी जाए, ताकि उनको जो इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी वहाँ जनरेट हुई है, जो भूख और अफ़लास है, जो तिब्बी वहाँ पे इमदाद की ज़रूरत है, उसको वहाँ पे मुहैया की जाए और इसका पीसफुल रेज़ोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ जो यूनाइटेड नेशन है, जिसमें 1967 की जो करारदाद है या अक़वाम हुँ, मुत्तहदा के उसके मुताबिक इस मसले को हल करें, यही इसका एक हल है। और इस पे मैं समझता हूँ वेस्ट भी इसके ऊपर यही बात कर रहा है, पाकिस्तान भी यही बात कर रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड के की जो जो कंट्रीज़ हैं ओआईसी के प्लेटफ़ॉर्म पे, वो भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें नाकाम हम नज़र आते हैं, देखते हैं नाकामी है यूनाइटेड नेशन की, सवालिया निशान उठता है और यही वजह थी कि अपीस किया था जर्मनी को, नतीजा लीग ऑफ नेशन टूट गई थी। इज़राइल और इंडिया को आज अपीस कर रहे हैं, इसका असर अक़वाम मुत्तहदा पे नज़र आ रहा है। दूसरा, अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है दुनिया में, वो इरोड हो रहा है स्पेशली मिडल ईस्ट में। मैं समझता हूँ ये उसकी हुँ, आखिरी वॉर है सर्वाइवल की, जिससे एंटी अमेरिकन फीलिंग्स बढ़ चुकी हैं। तीसरा, अमेरिका मुकम्मल तौर पे ट्रैप हो गया है यूक्रेन की वॉर में और गज़ा-इज़राइल वॉर में। हुँ, लिहाज़ा यही वजह है कि अमेरिका ने री-एंगेजमेंट शुरू की है चाइना के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के मफ़ाद में है अपने असर और रसूख को कायम रखने के लिए इस मसले को फ़ौरन हल करवाए और इज़राइल जो है वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं है। इज़राइली लॉबी स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, लेकिन इस वक़्त जो अमेरिकन लोगों का मूड है, जो अमेरिकन डेमोक्रेसी में पावर समझे जाते हैं, वो कहते हैं फ्री फ्री पैलेस्टाइन फ्रॉम रिवर टू द सी, इफ जो बाइडेन यू नीड अ हुँ। वोट फ्री पैलेस्टाइन। सर, जो आपने बात की कि हम बदकिस्मती से इस चीज़ में नाकाम हैं कि हम मुस्लिम ममालिक की अगर बात की जाए, चाहते तो बहुत कुछ है कि वो फ़लस्तीन की आज़ादी में बात करें, बात करने के अलावा उनके पास क्या कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में फ़लस्तीनियों की मदद कैसे की जाए? ख़ास तौर पे जो मुस्लिम ममालिक हैं, जिस तरह उनकी ख़ामोशी है, यानी अरब की तरफ मेरा इशारा है कि जिस तरह वहाँ पे नरेंद्र मोदी को बुला के जो मंदिर खोले गए हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? और फ़लस्तीनियों की मदद करना इस वक़्त बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, इसमें ओआईसी को बड़ा एक्टिव होना चाहिए था, डिप्लोमैटिकली एक्टिव हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेज़ोल्यूशन, जनरल असेंबली में जो करारदाद पास करवाई है, उसके बाद चाइना के हुँ, साथ पे रशिया के साथ डिप्लोमेसी बड़ी हमें उसमें सरगर्म नज़र आते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या एक छोटा इज़राइल जिसकी टोटल डेप्थ 9 किलोमीटर है तेल अवीव से, चंद मिलियन लोग हुँ, जो भी नेतन्याहू के साथ मुकम्मल तौर पे नहीं खड़े, 56 मुस्लिम ममालिक नाकाम नज़र आते हैं, ये भी नहीं कर सके कि वो वहाँ पे ग़िज़ा पहुँचा सकें और ग़ज़ा के अंदर जेनोसाइड को रुकवा सकें। मैं समझता हूँ कि हुँ, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है ओआईसी के ऊपर। वो ओआईसी जो कि इस वक़्त पावर में आ सकती थी, बिकॉज़ मल्टीपोलर वर्ल्ड है, कोई एक पावर का पोल नहीं है, बहुत सारे पोल हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्पेस है, आप खेल सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं और इन्फरादी हुँ, तौर पे ओआईसी एक अच्छा खेल भी रहे हैं। सऊदी अरब को देखिए, प्यूटन का जिस तरह हीरोइक वेलकम किया, चाइना के साथ $7 बिलियन की उनकी ट्रेड डील है, उनकी करेंसी के अंदर, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं, डिफेंस डील की है $7 बिलियन की। हर किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात रख रहे हैं, तो ओआईसी के प्लेटफ़ॉर्म पे क्यों नहीं? लिहाज़ा मैं ये हुँ, मुस्लिम ममालिक में जैसे टर्की है, जिसके पास नेवल पावर है, पाकिस्तान है, नेवल पावर है, इंडोनेशिया है, नेवल पावर है। मेरा ख़्याल में ये किरदार अदा कर सकते हैं और इजिप्ट इसमें अपना किरदार अदा कर सकता है, मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग है। तो
इज़राइल को कायल किया जा सकता है और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जैसे टर्की उसके यही ताल्लुकात तो इज़राइल सवाल है कि ये मुस्लिम ममालिक अपना किरदार क्यों नहीं अदा करे? खामोश तमाशाई क्यों बने हुए हैं? इसमें एक नैरेटिव जो वेस्ट की तरफ से हमारे पास आया है वो ये कि हम अपने मफादात के मुताबिक एक्ट कीजिए और मैं समझता हूँ कि हुँ, ये गलत है और इंटरनेशनल मोरालिटी जो है वो बेहतरीन चेक है क्रूड यूज़ ऑफ पावर के ऊपर और अगर इसी तरह ये चलता रहा तो पूरी दुनिया में जंगल का कानून होगा, नॉर्म बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं रहेगा। लिहाज़ा हुँ, आप मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी एक्टिव रहें डिप्लोमैटिकली जो आप हैं भी, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफ़ॉर्म पे, आईसीजे के देखें ना साउथ अफ्रीका ने जो किया वक्ता पड़ गया था इज़राइल को। और यमन हुँ, जो कि अटैक कर रहा है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर सही नहीं भी है, लेकिन पूरी दुनिया में लोग उसे सराह रहे हैं कि एक छोटा गैर ताकतवर मुल्क होके कम से कम कोई कदम तो उठा रहा है। तो मैं समझता हूँ इस वक़्त हुँ, अमेरिका कर रहा है, प्रेज़िडेंट जो बाइडेन की स्टेटमेंट बड़ी पॉज़िटिव है। स्टेट सेक्रेटरी ब्लिंकन की बड़ी पॉज़िटिव है कि हम इज़राइल को इजाज़त नहीं देंगे कि गज़ा के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन करे। वो इज़राइल के हुँ, मफादात में नहीं है, ना हमास का ऑब्जेक्टिव उसको एलिमिनेट करने का अचीव नहीं होगा। और ग़िज़ाई इमदाद देने के हवाले से उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पे एक स्पेस को क्रिएट करने जा रहे हैं और ये होके रहेगा, इसके अलावा अल्टरनेटिव हम कोई भी बात नहीं मानेंगे। तो ये पॉज़िटिव स्टेटमेंट है, लेकिन ओआईसी को एक्टिव होना चाहिए, फ़ोर फ्रंट पे जाना हुँ, चाहिए। ओआईसी के साथ सिर्फ़ मुस्लिम ममालिक नहीं होंगे, साउथ अफ्रीका भी होगा, ब्राज़ील भी हुँ। होगा, अर्जेंटीना भी होगा, आपका क्यूबा भी होगा और आपका जो होगो चावेज़ का जो मुल्क था, वेनेज़ुएला, वो भी आपको नज़र आएँगे। बहुत सारे ममालिक हैं यूरोप के अंदर भी, जिस तरह आयरलैंड ने करारदाद पास की और यूरोप के अंदर जिस तरह अवाम निकल रहे हैं उनके साथ इत्तेहाद के हवाले से, तो मैं समझता हूँ ओआईसी को इसमें एक्टिव होना चाहिए। ओआईसी को इसके लिए हम एक्टिव होना चाहिए, तभी फ़लस्तीन का मसला हम कह सकते हैं कि ह हल की जानिब चला जाएगा। सर, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया और मेरी बात कहने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी फ़लस्तीन के हवाले से। अहम ये है कि ओआईसी को अपना किरदार अदा करना होगा। इसी हवाले से पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बैलेंस लेकर चले, तो ही जो हालात कशीदगी की तरफ जा रहे थे अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ, तो शायद हम जंग से बच जाएँ और जंग किसी मसले का हल नहीं है, वाहिद हल टेबल टॉक है। तो ममालिक के दरमियान टेबल टॉक होनी चाहिए। अपनी राय का इज़हार कीजिए एसएनएन के कमेंट बॉक्स में। प्रोग्राम पावर टॉक से इजाज़त दीजिए। दोबारा हाज़िर होंगे एक नए मौज़ू के साथ, एक नए मेहमान के साथ। देखती रहिए एसएनएन न्यूज़।